सो यस, हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज सीएम अनु खंडेलवाल। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। सो ये है इंडिया 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे अभी तक कि कॉन्ट्रैक्ट के 5 स्टेप्स मॉडल, 5 स्टेप बिजनेस मॉडल डिस्कस कर चुके थे। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। तो सबसे पहले हमने ये इंट्रोडक्शन चालू किया था कि इसमें इट ओनली स्पेसिफिकली डील विद रेवेन्यू रिकग्निशंस। ठीक है, कि रेवेन्यू को कैसे कैसे किस किस कंडीशन में कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करें। फिर हमने 5 स्टेप बिजनेस मॉडल डिस्कस किए थे। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, allocate the transaction price, the performance obligation in the contract, recognize revenue as and when performance obligation is satisfied। फिर जब हमारा एक स्टेप 1 आया था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, तो उसमें हमने डिस्कस किया था आपके 5 स्टेप्स, 5 to 6 स्टेप जो कि जरूरी होते हैं और सारी कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन भी थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। आइडेंटिफाई द स्टेप 1 में ही चल रहा था, वही हमने डिस्कस किया था। फिर दूसरा स्टेप आ गया था आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, और दूसरा हम देख रहे थे डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस मतलब क्या होता है। ठीक है, ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था। हम डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस के एग्जाम्पल पे आए हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है एंटिटी एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड वाटर प्योरीफायर एंड 1 year मेंटेनेंस सर्विस टू द कस्टमर। कस्टमर कैन आल्सो टेक वाटर प्योरीफायर मेंटेनेंस सर्विस फ्रॉम एनी वेंडर इन द मार्केट। ठीक है, तो देर आर 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि गाइस वाटर प्योरीफायर तो हम अलग ले सकते हैं और किसी और सर्विस सर्विस एएमसी किसी और से ले सकते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जरूरी है कि जिससे मैंने वाटर प्योरीफायर खरीदा है 1 year एएमसी उसी से लूँ, नहीं। तो ये स्टैंड अलोन मार्केट में हम रेडली अवेलेबल रिसोर्सेज में हम खरीद सकती हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए। ठीक है, तो आगे लिख रहे हैं इन द फॉलोइंग केसेस गुड्स सर्विस आर नॉट ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट इवन इट फुलफिल्स अबव मेंशन कंडीशंस। व्हाई? Because the entity has done significant integration, entity is using multiple goods or service to provide customer a final product he has asked for। ठीक है, अगर एंटिटी, ठीक है, ये कह रही है कि भैया मेरा प्राइस तो यही है, अलग अलग कुछ नहीं है। एसी का, सॉरी, अगर आरओ इंस्टॉलेशन का जो प्राइस है वो 15,000 है, 15,000 में सर्विस आती है इटसेल्फ, हम उसे अलग नहीं कर सकते उससे। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको 8,000 का दे दूं और 9,000 का अलग से कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंटिटी खुद बोल रही है, तो तब जाके वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है इसमें, एंटिटी इज एंटिटी वो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू बिल्ड अ पावर प्लांट। फॉर दिस एंटिटी हैज टू इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वायरिंग इंस्टॉलेशंस etc. Since here integration is done for providing power plants as by the customer, so there is only one single performance obligation to build power plant। पावर प्लांट बनाने के लिए सारी सर्विसेज जरूरी हैं, इसलिए ये इंटीग्रेटेड, ठीक है, सर्विसेज है, और इसलिए ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो कंडीशंस है वो एंटिटी किस स्टेप से सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला तो जो केस है वो तो सेपरेट था, डिस्टिंक्ट था, लेकिन नीचे वाले केसेस हैं। लेकिन हाँ, अगर वाटर प्योरीफायर भी ऐसे बेचा जाता तो वो भी एक आपका सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, इफ गुड्स और सर्विस सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कस्टमाइज अदर गुड्स और सर्विस। ठीक है, entity is entering into a contract with customer to provide software license installation। Installation will significantly customize the software and there is only one single performance obligation to provide customized software। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स या सर्विस दूसरी सर्विस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, उसके साथ इंस्टॉलेशन आ रहा है, भाई इंस्टॉलेशन वाला सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, वो जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे पर्टिकुलर कंपनी, नहीं चलने वाला। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलेशन है वो सॉफ्टवेयर को इम्पैक्ट कर रहा है सिग्निफिकेंटली, तो इसलिए वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये गुड्स एंड सर्विस आर हाईली डिपेंडेंट रिलेटेड। ठीक है, अगर गुड्स और सर्विस दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, एंटिटीज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू प्रोवाइड डिजाइनिंग सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस और बिल्डिंग दी सर्विस कैन बी टेकन सेपरेटली फ्रॉम एनी वेंडर इन द मार्केट। कस्टमर रिक्वायर द एंटिटी टू कंटिन्यूअसली ऑल्टर द डिजाइन एंड देयरफॉर कंस्ट्रक्शन विल चेंज। ठीक है, सिंस द डिजाइन कंस्ट्रक्शन सर्विस आर हाईली इंटरलेटेड। ठीक है, पहले डिजाइनिंग करो, कंस्ट्रक्शन करो, लेकिन ये इतनी ज़्यादा, मतलब ये सर्विस हम ले सकते हैं मार्केट में, लेकिन कस्टमर चाहता है एंटिटी से कि वो इस डिज़ाइन को ऑल्टर करे और कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाए। तो डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन सर्विस हाईली इंटीग्रेटेड। ठीक है, वो कस्टमाइज डिज़ाइन और सर्विस है, ये कोई
वो सर्विस नहीं है, डिजाइन और सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विस जो कि आप सेपरेटली ले सकते हो। ये कस्टमाइज्ड है तो इंटर रिलेटेड है। इन दिस केस ड्यू टू कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनिंग एंड देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट ऑब्लिगेशंस। तो ये स्पेशल कंडीशंस थी आपकी जब वो डिस्टिंक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। पहली है सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन, दूसरी है हाईली रिलेटेड, तीसरी है सिग्निफिकेंट मॉडिफायर कस्टमाइज अदर गुड्स और सर्विस, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस, ठीक है। तो भाई ट्रांजेक्शन प्राइस मीन्स द कंसेशन दैट एंटिटी एक्सपेक्ट फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कोई भी, ठीक है, कोई भी प्राइस जो कि एंटिटी आपको गुड्स और सर्विस देने के बाद आपसे लेने का एक्सपेक्ट कर रही है उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस, ठीक है। इसमें जीएसटी या स्टैच्यूटरी लायबिलिटी मतलब कस्टमर से अगर आपने कोई ऐसा अमाउंट लिया है जो कि आपको दूसरी पार्टी को पे करना पड़े तो वो नहीं आता ट्रांजेक्शन प्राइस कैलकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्राइस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स कंसेशन, एक होता है वेरिएबल कंसेशन। फिक्स कंसेशन जो होता है वो कंट्रेक्ट में मेंशन होता है, ठीक है, और ये हम इस पे रेवेन्यू रिकवर कर देते हैं। वेरिएबल कंसेशन जो होता है फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस बोनस और पेनल्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई कस्टमर कहते हैं कि हम आप हमें 30 सितंबर से, मान लो आज आज है आपकी 21 नवंबर 2025, ठीक है, और मैंने उसको कहा है कि भैया तू घर बना दे, और घर अगर तू 30 नवंबर 2026 से पहले पहले बना देगा तो मुझसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लियो। लेकिन अगर 30 नवंबर 2026 तक तू नहीं बना पाया, ठीक है, तो फिर मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो फ्यूचर डिपेंड्स पे जो 2 लाख रुपए वो कंसेशन डिपेंड करता है, ठीक है। एंटिटी इसको एस्टिमेशन के बेसिस पर रिकॉर्ड करती है। मान ले मुझे बताया कि 60 to 70% चांस है मेरे कि मैं बना लूंगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कर लूंगी 30 नवंबर से पहले, 1 साल के अंदर तो घर बढ़िया से बनकर रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं उसे ट्रांजेक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसेशन को ले आऊंगी, लेकिन 60% प्रोबेबिलिटी, तो 60% मल्टीप्लाई करके लेकर आऊंगी, ठीक है। तो ये मेथड्स बताए हुए हैं आपका, वेरिएबल कंसेशन एक है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और एक है आपका मोस्ट लाइकली मेथड मतलब है दो आउटकम, और अगर एक दो से ज्यादा आउटकम है तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड हो गया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड जनरली यूज किया जाता है अगर दो से ज्यादा आउटपुट हो, ठीक है। इस मेथड में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है उसमें प्रोबेबिलिटी दी जाती है हम लोगों को, और उसे ही वेरिएबल कंसेशन बोलते हैं। जैसे इसमें कैलकुलेशन दिखाई हुई है कि आपके कंसेशन अमाउंट दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके वेटेड सम निकाल लेते हो, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सेल्स वॉल्यूम में प्राइस पर यूनिट टोटल कंसेशन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इंटू कंसेशन है, तो टोटल वैल्यू पर कंसेशन प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई टोटल कंसेशन का मल्टीप्लाई करके आ गई, और वेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए इसका भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 15, 75%, 10%, ठीक है। तो इतनी हो गई, तो इतनी 79.3। तो रेवेन्यू हम किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे आपका, अगर इतनी हमारी सेल हो जाती है तो हम रेवेन्यू 9,079.13 पे, और बाकी हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल देंगे, ठीक है। अब बाकी जब 28,000 हमारी सेल हो जाएगी तो हम 79.13 पे, बाकी हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल देंगे जब 36,000 की हो जाएगी, ठीक है। आते आते हमें पता चल जाएगा कितनी हमारी लास्ट सेल हुई है, तो उसी के हिसाब से हम इसे रिकॉग्नाइज कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से उठा के रेवेन्यू में, सिंपल बात है। मोस्ट लाइकली मेथड क्या है आपका, इज जनरली यूज व्हेन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम इन दिस मेथड, सिंगल मोस्ट लाइकली मेथड इज टेकन एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन, ठीक है, जिसकी भी पॉसिबिलिटी हायर हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्शन का आपको एग्जाम्पल दिया था तो उसमें ये था कि अगर हमें 10 लाख रुपए, अगर हम 30 नवंबर से पहले पहले कर देंगे काम तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 10 लाख, दो पॉसिबल आउटकम है, या तो 10 लाख रुपए मिलेंगे या 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे को भाई पता है कि 30 नवंबर 1 साल के अंदर से पहले पहले घर बन जाएगा, तो मुझे पता है इसकी प्रोबेबिलिटी है 80%। तो मैं इसे 1 लाख रुपए को पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर दूंगी अपने रेवेन्यू में, सिंपल, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इन केस में दिखाया हुआ है कि भाई इसमें सेल्स वॉल्यूम दी हुई, प्राइस पर यूनिट टोटल कंस्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उसमें दिखाया है कि 28 लाख की 75% है, सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, 22,40,000 रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। ये है, ठीक है। एंटिटी इंक्लूड करेगी वेरिएबल कंडीशन ओनली टू द एक्सटेंट इज हाईली प्रोबेबल सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो होगा वो रिवर्स नहीं होगा लेटर ऑन इन द फ्यूचर, ठीक है। फॉलोइंग केस में वेरिएबल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन प्राइस वेयर with the cases which indicate significant reversal of revenue in the future, जहाँ पे भी significant reversal हो रहा है रेवेन्यू के फ्यूचर में, तो वो चीज़ जो होगी वहाँ हम उतना रेवेन्यू जितना हमें चांसेस है कि यार आगे जाके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है,
तो हम उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इफ कंसेशन डिपेंड ऑन फैक्टर आउटसाइड द एंटिटी इन्फ्लुएंस लाइक मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ, फीस फ्रॉम क्लाइंट ऑन बेस्ड ऑन परसेंटेज रिटर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो अगर कंसेशन डिपेंड करती है फैक्टर्स पे जो कि एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, लाइक शेयर मार्केट में हर दिन चेंज होता है, तो मार्केट वोलेटिलिटी एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो उस कंडीशन में आप उसको रेवेन्यू तब तक बुक नहीं करोगे जब तक आपको वो रेवेन्यू रिसीव नहीं हो जाता, ठीक है, सिंपल। जब तक आप उसको बेनिफिट कस्टमर को लाकर नहीं देते और आपको रेवेन्यू रिसीव नहीं हो जाता। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, अमाउंट ऑफ प्राइस कंसेशन इज कंसेशन विच एंटिटी जनरली प्रोवाइड इन सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट टू कस्टमर्स, ठीक है। मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 मिलियन का है, लेकिन मैं दूसरे कस्टमर को क्या करती हूँ, डिस्काउंट देती हूँ 1.75 मिलियन का, उसको देती हूँ सामने वाले को, ठीक है, हर किसी को। लेकिन मुझे मालूम है कि सामने वाला पर्सन जो मेरे पास आया है ना, वो थोड़ा पागल सा, मतलब थोड़ा सा वो लग रहा है, ठीक है, सीधा साधा सा। तो मैंने कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होगा वो 2 मिलियन होगा, ठीक है, 20 लाख रुपए होगा इसका। तो वो एग्री भी हो गया, ठीक है, और 3 महीने बाद मुझे उसकी सर्विस देनी है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब 3 महीने हो जाएंगे कंप्लीट होने में उसको। तब तक तो उसे पता चल जाता है कि भैया मैं दूसरे कस्टमर को क्या दे रही हूँ, वन पॉइंट, मतलब मैं दूसरे कस्टमर को दे रही हूँ आपको सर्विस, 20 लाख रुपए ना, 20 लाख में से 25,000 घटा दो, 17.75, ठीक है, थाउजेंड में दे रही हूँ, 17 लाख 75,000 में दे रही हूँ मैं। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा कि भैया 70 लाख 75,000 में तो दूसरों को दे रहे हो, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। तो इसलिए मेरे को पता है कि जो भी मार्केट में बेच रही हूँ मैं उसी प्राइस पे उसे रिकॉग्नाइज करूंगी, बाकी का नेक्स्ट जो अमाउंट है वो उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल दूंगी, सिंपल, ठीक है। The entity shall re-estimate the variable consideration at the end of each reporting period. There is any change in the variable consideration on re-estimation, then such change should be accounted for a cumulative catch-up basis, ठीक है। एक होता है आपका मेथड cumulative catch-up basis, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम वेरिएबल कंसिडरेशन को हर रिपोर्टिंग डेट पे एस्टिमेट करेंगे भाई, कि जो भी मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं वेरिएबल कंसिडरेशन में चेंज हो जाए, हो रहा है कुछ चेंज हो जाए तो हम री एस्टिमेट करेंगे। तो वो हम जो करते हैं मेथड जो अपनाते हैं वो cumulative catch-up basis अपनाते हैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कंस्ट्रक्शन वाला है, ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया था आपको। तो जैसे 10 लाख रुपए है, 10 लाख का 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का प्राइस मान लो, ठीक है, कि 1 साल बाद मुझे देना है, मतलब मुझे 30 नवंबर 2025 तक 1 करोड़ मुझे रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं 1 करोड़ नहीं, सॉरी, मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 1 करोड़ है, लेकिन उसमें वेरिएबल कंसेशन जो है वो 20 लाख रुपए है। तो वो कह रहा है कि अगर आप 30 नवंबर 2025 से पहले पहले इसको कंप्लीट कर देते हो, 2026 से पहले पहले, तो आपको वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए दे देंगे, और ठीक है। तो मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि यार 30 नवंबर 2026 से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्या कर रही थी, मैं रिकॉग्नाइज कर रही थी इसे, ठीक है। मैं इसे रिकॉग्नाइज कर रही थी 1 करोड़ प्लस 20 लाख, ठीक है, 1.20 मल्टीप्लाई, मेरा 30% 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, सपोज। तो 30, उसको 30 का परसेंटेज वाइज मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 36 लैक्स। तो 36 लैक्स मैं रिकॉग्नाइज कर रही थी। लेकिन जब देखा कि 31 मार्च 2026 को कि मेरा यार कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, मुझे समझ में आ गया था बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो फिर अब क्या करूंगी मैं, मेरा होना कितना चाहिए था रिकॉग्नाइज, 1 करोड़। तो 1 करोड़ का मल्टीप्लाई 30 लाख होना चाहिए, तो मैंने 36 लाख रिकॉर्ड कर दिया। तो 6 लाख मेरा रिवीजन हो जाएगा कुमुलेटिव कैचअप बेसिस में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कुमुलेटिव कैचअप बेसिस, ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, ठीक है।